ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आपने अपने अपने परिवार की जान बचाने के लिए एक बेटी को सड़क पर संघर्ष करते देखा है। संघर्ष कर रही है, वो सड़क पर है, इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन सिस्टम उसी के पीछे पड़ गया है, मानो वही अपराधी हो। मैं बात कर रही हूं उन्नाव कांड की रेप पीड़िता की, जो कल रात से ही जान बचाने के लिए पुलिस, सरकार, न्याय व्यवस्था से गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस उसे ही हिरासत में लेकर यहां वहां घूम रही है। उन्नाव रेप की पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पूछा है कि न्याय के लिए आवाज उठाना पीड़िता की गलती है। पीड़िता ने प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा है। सवाल यह है, पीड़िता को इंसाफ मांगने से कौन रोक रहा है? तस्वीर कल रात की है, जब इंडिया गेट के पास पीड़िता अपनी मां के साथ हाथ में पोस्टर लेकर धरने पर बैठी थी। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना भी थी। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में पुलिस वालों की टीम पहुंची। महिला और पुरुष पुलिस वालों ने मां बेटी को हटने को कहा, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए और फिर महिला पुलिस ने जबरन ही दोनों को वहां से हटाया। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस वालों से पीड़िता की मां कह रही हैं कि वो नहीं हटेंगी, लेकिन महिला पुलिस उन्हें जबरन खींचकर बस तक ले जाती है। पुलिस को ये तो देखना चाहिए कि हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उसको बरी नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने क्या मांग लिया ऐसा? रात की इन तस्वीरों ने सुबह से सोशल मीडिया पर माहौल गर्म कर रखा है। आज दिन में भी पीड़िता ने पटियाला हाउस कोर्ट के पास धरना प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहां से जबरन हटा दिया। हमको न्याय चाहिए, हम सरकार पे यही गुहार लगा। ये विरोध प्रदर्शन कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुलदीप जेल से बाहर आया तो पूरे परिवार की जान को खतरा है। ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह, कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। अब जब हम मर जाएंगे, परिवार मर जाएगा, सब उनके भी तो बच्चे हैं, सीआरपीएफ के भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी मार दिया जाएगा, तो कहाँ का न्याय है ये? अगर वो दरिंदगा बाहर रहेगा तो कैसे मेरी आगे की लाइफ चलेगी और कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा? यूपी के उन्नाव का ये रेप कांड देश में काफी चर्चित हुआ था। इसके रसूख की वजह से केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ, जहां अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। अभी कुलदीप तिहाड़ की जेल में बंद है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लिखा है, ये उन्नाव गैंगरेप पीड़िता है। इनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हुई। उसी एक्सीडेंट में बमुश्किल इनकी जान बची। वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज चला और कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। न्याय की इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? कांग्रेस ने बाकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसले पर विचार करने की अपील की है। कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर हत्या और रेप के दोषी पाए गए हैं। को अंदाजा है कि जिस परिवार की बच्ची का रेप हुआ, जिसके 2-2 सदस्यों की हत्या हुई, वो कितना सहमा हुआ है। और कौन सा न्याय है? क्या इस देश में बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा? क्या बार बार कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाने से पहले हर प्रयास किया गया उनको बचाने का? मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 15 लाख के मुचलके पर जमानत दी, सजा को निलंबित किया, जबकि निचली अदालत से इसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उसके मुताबिक पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाने को कहा है। जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। सेंगर पीड़िता को धमकी नहीं देगा। पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। हालांकि कुलदीप इस जमानत के बाद बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के केस में वो 10 साल की सजा काट रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों ने मदद का भरोसा दिया। पीड़िता राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहती है ताकि न्याय मिल सके। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने एबीपी न्यूज से भी बात की है। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लिया, मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, क्योंकि वो एक महिला है। महिला के नाते तो महिला का दर्द वो भी समझती है कैसा दर्द होता है।
हम उनसे मिलने का टाइम मांगे, हमें न्याय दिलाया जाए, हमें वो लोग न्याय दें, ताकि ऐसे रेप के आरोपियों को अगर बेल जमानत मिल जाएगी तो देश में हर बेटी असुरक्षित हो जाएगी, उसको सुरक्षित नहीं समझी जाएगी। वो कुलदीप सेंगर कौन है, कितना रसूखदार है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले एक और तस्वीर जनहित के दर्शकों के सामने मैं रखने जा रही हूं, जिसे देखकर आप कहेंगे कि यह तो बेशर्मी की इंतहा है। ये जान बचाने की गुहार लगा रही बेटी के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, नाम ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर से आज लखनऊ में सेंगर को लेकर, पीड़ित लड़की को लेकर सवाल पूछा गया। बेशर्म वाली हंसी के साथ राजभर ने जवाब दिया। संवेदनशीलता का मान मर्दन कैसे होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोई हंसी नहीं है, ये बेशर्मी की इंतहा है। ये हंसी नहीं है, ये रेप पीड़िता के जख्मों पर नमक है। ये हंसी नहीं है, ये संवेदनशीलता का मजाक है। ओम प्रकाश राजभर, आप मंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। आप हंस नहीं रहे, आप महिला सुरक्षा के सपनों का अपमान कर रहे हैं। एक महिला के भरोसे उसके न्याय और सुरक्षा की उम्मीद को तार तार कर रहे हैं। बात सिर्फ आपके बयान या आपकी हंसी की नहीं है, बात है तो जिम्मेदारी की, बात है तो नियत और नैतिकता की। आप हंसिए, आपकी सेहत के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जिस संवेदनशील सवाल पर आप हंस रहे हैं वो तमाचा है उस व्यवस्था पर जहां बेटियों के लिए मान, सम्मान और सुरक्षा की बात होती है। सवाल यहां किसी सेंगर का नहीं था, सवाल कोर्ट से सजा पाए एक अपराधी को लेकर था। सवाल उस अपराधी से मजलूम बेटी को बचाने का था, लेकिन आपने हंसकर उस सवाल को न सिर्फ हल्का कर दिया बल्कि अपनी नीति और नियत को भी बेपर्दा कर दिया। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है दिल्ली। संवेदनशील सवाल पर मंत्री की ये बेशर्मी वाली हंसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि ये नेता हैं हमारे, इन्हें देखिए और सोचिए देश में महिलाओं का भविष्य कितना खतरनाक और डरावना है। अब जानिए कुलदीप सिंह सेंगर कितना बड़ा कांडी है, ये मैं बताने वाली हूं। इसे कोर्ट ने रेप केस में या हत्या के मामले में बरी नहीं किया, बावजूद इसके सम्मान में यूपी के मंत्री कसीदे पढ़ रहे हैं। राजभर की बेशर्म हंसी के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, सुनिए, कैमरे पर आकर कह दिया न्याय देर से मिला है, हम तो स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। नारा क्या है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कायदे से होना क्या चाहिए था? सत्ता में बैठे हुक्मरानों को भरोसा देना चाहिए था, लेकिन सेंगर का रसूख ऐसा कि उसके सामने ये सत्ताधारी सरेंडर कर चुके हैं। उनके सामने बेटी की गुहार सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। कुलदीप सेंगर को यूपी की सियासत में बाहुबली माना जाता है। जिस वक्त ये रेप कांड सुर्खियों में आया, उस वक्त यूपी में बीजेपी की नई सरकार बनी थी, जब सेंगर बीजेपी का ही विधायक था। 4 बार लगातार सेंगर विधायक रहा। कुलदीप सेंगर कभी चुनाव नहीं हारा। उन्नाव जिले की अलग अलग 3 सीटों से यह चुनाव जीत चुका है। 2002 में यह पहली बार उन्नाव सीट से बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा। 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांगरमऊ से जीता। 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर भगवंत नगर से चुनाव जीता और फिर 2017 बीजेपी के टिकट पर बांगरमऊ सीट से जीत हासिल की कुलदीप सेंगर ने।
अब साल 2017 की बात है। बीजेपी विधायक बनने के कुछ ही दिन के बाद कुलदीप सेंगर पर घर बुलाकर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। लेकिन अब देखिए जरा इसका राजनीतिक रसूख कैसा था कि पुलिस ने केस दर्ज ही नहीं किया। बाद में कोर्ट ने दखल दिया, दबाव बढ़ा तो केस फिर सीबीआई को दिया गया। आरोप लगने के 260 दिन के बाद 260 डेज लेटर अप्रैल 2018 में सीबीआई ने केस दर्ज करके इसे रेप के आरोप में लखनऊ के पुश्तैनी घर से गिरफ्तार किया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी दिन का वीडियो है। फिर 13 अप्रैल 2018 को रेप के आरोप में सेंगर की गिरफ्तारी हो गई। अब 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी करार दिया। 20 दिसंबर 2019 को इस मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई कुलदीप सेंगर को और तभी से कुलदीप सेंगर सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। लेकिन इसके राजनीतिक रसूख का असर देखिए आप, कैसा रहा इसका राजनीतिक रसूख। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि आरोप लगने के बाद भी पुलिस के हाथ तो इस तक पहुंचे ही नहीं थे। उल्टे आरोप ये लगते हैं कि आर्म्स एक्ट में इसने पीड़िता के पिता को फंसा दिया, पीड़िता के पिता को इसने जेल भिजवा दिया, जहां पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की इसने हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, केस की सुनवाई के दौरान जब पीड़िता अपने परिवार के साथ सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही थी तब रहस्यमय तरीके से ट्रक ने उस गाड़ी को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता जा रही थी और इस हादसे में पीड़िता की मौसी चाची की मौत हो गई। कुलदीप के कांड कई हैं, इलाके में कुख्यात रहा है और इस पूरे कांड की जड़ में एक पंचायत का चुनाव माना जाता है जिसमें पीड़िता का परिवार और सेंगर का परिवार आमने सामने आ गया था, जिसके बाद ये रंजिश इतनी बढ़ी कि ये सब घटनाएं होती चली गई। अब आगे उत्तर प्रदेश की सियासत में सुबह से आज एक खबर चर्चा में है। खबर ब्राह्मण विधायकों की है। इस अनौपचारिक बैठक को सहभोज नाम दिया गया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर ये सहभोज था या फिर ब्राह्मण विधायकों की तरफ से किया गया शक्ति प्रदर्शन। कुछ लोग इस बैठक को राजपूत वर्सेस ब्राह्मण के एंगल से देख रहे हैं। अब यहां मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये, क्या चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए हैं? सवाल नंबर 2, क्या वाकई ब्राह्मण विधायकों को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है? सवाल नंबर 3, सहभोज था तो सिर्फ बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों को क्यों जमा किया गया? सवाल अगला ये कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वाले जातीय एंगल में क्या वाकई कोई दम है? पहले मीटिंग को लेकर तैयार की गई ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इसके अलग अलग एंगल्स का विश्लेषण आपके सामने फिर मैं रखूंगी। कमरे के अंदर का ये वीडियो है। दर्जन भर बीजेपी के ब्राह्मण विधायक सोफे पर बैठे हुए हैं। वीडियो देखकर लग रहा है कि कोई गंभीर मंथन हो रहा है। सामने वाले सोफे पर भगवा रंग की सदरी पहने मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा बैठे थे। उनके बगल में एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीट जमा रखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना चेहरा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का है, वो भी सोफे पर जमे हुए थे। इस सहभोज का आयोजन कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के घर पर हुआ था। पाठक जी का कहना है कि 2 दिन पहले लिट्टी चोखा का कार्यक्रम तय हुआ था, इसलिए सब जमा हुए थे। तो पहली बार कोई सियासी बैठक नहीं थी, ये सहभोज था। चर्चा हुई कि भाई जाड़े का मौसम है, बाटी चोखा कौन कराएगा। अब संजोग था कि हमारे वहाँ हो गया और ये आगे किसी और विधायक के वहाँ होगा, इसमें बुराई क्या है? पूरे ब्राह्मण समाज को आपने बुलाया? समाज की बात नहीं थी, जो मिलता गया उसको कह दिया गया, वो लोग आ गए। हो सकता है पाठक जी सही कह रहे हो, लेकिन सहभोज की जो तस्वीरें बाहर आई उसमें लिट्टी चोखा नजर नहीं आया। सोफे के सामने टेबल पर काजू, बादाम और पानी की बोतलें जरूर नजर आईं। मीटिंग सिर्फ ब्राह्मण विधायकों की हुई, इसलिए सबके कान खड़े हुए। हमने भी मीटिंग में शामिल विधायकों से बात की, लेकिन किसी ने राजनीतिक एंगल से कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया था कि जितने भी हमारे ब्राह्मण विधायक हैं सबके साथ बैठें। समाज में जो तमाम जातीय द्वेष फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। ब्राह्मण हमेशा बौद्धिक वर्ग रहा है, दिशा देता रहा है। समाज को बांटने वाले जो एक विपक्ष का षड्यंत्र है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लगातार समाज में
सामाजिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। सवाल तो यही है कि क्या बैठक का एजेंडा शक्ति प्रदर्शन करना था? अगर सिर्फ सहभोज ही था तो फिर दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक क्यों नहीं आए? क्यों विधायकों ने कागज पर दस्तखत किए और मोबाइल नंबर तक लिखा? समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक खुश नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सरकार जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाती थी, अब वो जातियों के आधार पर बुरी तरीके से बटी हुई है। उसमें कई विधायकों में अंदर खाने चर्चा होती है कि एक विशेष जात के लोगों को विशेष तरजीह दी जा रही है, उनके लिए सब कुछ माफ है। ये जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां आई हैं वो भी कुछ विशेष लोगों के पास ही आई हैं, सबके पास तो नहीं आई हैं। अगस्त महीने में यूपी के राजपूत विधायकों ने कुटुंब मिलन के बहाने होटल में बैठक की थी। तब माना गया था कि राजनीतिक दबदबे के लिए ये मीटिंग हुई है। अब ठीक उसी अंदाज में ब्राह्मणों की बैठक हुई है। वैसे हमें जो सूत्रों के हवाले से बैठक के अंदर की जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मीटिंग में ये बात कही गई कि जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दब रही है, इसे दुरुस्त करना होगा। सूबे में कहीं ब्राह्मणों की मौत होती है तो उसे आर्थिक मदद देने की बात हुई। समाज के गरीब लोगों की मदद के लिए फंड जुटाने, समाज के प्रभावशाली लोगों को इस मुहिम से जोड़ने अगली बैठक जनवरी में करने की बात हुई। संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में ठाकुरवाद चल रहा है। सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए जाते हैं, जबकि राजपूत और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में लगभग बराबर पॉलिटिकल हिस्सेदारी उसमें नजर आते हैं। ब्राह्मण को तो सत्ता का गेम चेंजर तक यूपी में माना जाता है। यूपी में अब तक 6 ब्राह्मण और 5 राजपूत सीएम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 52 विधायक ब्राह्मण हैं। राजपूत विधायकों की संख्या है 49। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 46 है। बीजेपी के राजपूत विधायक 43 हैं। औसतन देखें तो सूबे का हर 8वां विधायक ब्राह्मण जाति से ही आता है। अब CSDS का एक आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार यानी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। 87% राजपूतों का वोट बीजेपी को मिला था। यानी बीजेपी को सत्ता में लौटने के लिए ब्राह्मण और राजपूत दोनों को समान तौर पर साथ लेकर ही चलना होगा। एक भी पहिया पंक्चर हुआ तो फिर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। अब आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 घंटे 20 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान यूपी की सियासत से निकलकर सीएम योगी ने कुछ मिनट बांग्लादेश के मुद्दे पर भी खर्च किए और जो कुछ उन्होंने कहा उससे लग रहा है योगी राज में घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की करते हैं। बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी नई बनी पार्टी से एक हिंदू महिला उम्मीदवार का टिकट 24 घंटे के भीतर काट दिया। महिला उम्मीदवार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि उनकी वायरल तस्वीरों की वजह से टिकट काटा गया है, लेकिन इस मामले ने हिंदू मुसलमान वाला रंग ले लिया है। ये निशा चटर्जी है। पश्चिम बंगाल में इनकी पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर है। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल होती है।
इसी पहचान की वजह से 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपनी जनता उन्नयन पार्टी से इन्हें टिकट दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही हुमायूं कबीर ने निशा की उम्मीदवारी रद्द कर दी। कारण बताया इन्हीं तस्वीरों को, जिनकी वजह से निशा की बंगाल में पहचान वायरल होती है। किया ऐलान किया, लेकिन बाद में सोचा उनका सोशल मीडिया में कुछ उनका तस्वीर आया, जो फोटो आया, मैं अच्छा नहीं लगा। मेरा घर के भी इसीलिए ज़्यादा परेशानी हुआ। मेरा लड़का लेके मेरा साथ जो रहने वाला है, जो काम करने वाला है, वो इसीलिए मैं 4 घंटे के अंदर वो मैं निर्णय लिया जो उनको हटा देंगे। इंस्टा पर निशा का संजना बंगाल शेरनी के नाम से प्रोफाइल है। करीब 72,000 फॉलोवर हैं। फेसबुक पर भी निशा का संजना चटर्जी के नाम से प्रोफाइल है। यहाँ करीब 45,000 फॉलोवर हैं। कोलकाता में निशा एक कैफेटेरिया चलाती है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है उसे समझिए। निशा है हिंदू बिरादरी से, जबकि हुमायूं कबीर इन दिनों बाबरी मस्जिद और मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से राष्ट्रव्यापी चर्चा का चेहरा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने ही रखी, जहां इन दिनों मुसलमानों का मेला सा लग रहा है। निशा का ये आरोप है कि हिंदू होने की वजह से उनका टिकट काटा गया। ভিডিওটা একটা অজুহাত হচ্ছে আমি হচ্ছি একটা বেঙ্গলি নিশা চ্যাটার্জি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, তো ওনারা চাইবে না কখনোই কি আমি মুসলিম দল উনি যে দেখাচ্ছেন যে মুসলিম সাপোর্টার, এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে উনি শুধু মুসলিমকেই সাপোর্ট করছে। जबकि हुमायूं का दावा है कि इनकी तस्वीरों की वजह से समर्थकों ने सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से पार्टी की छवि को ध्यान में रखते हुए टिकट वापस लिया गया। हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। और अब वीडियो ऑफ द डे। 2025 के खत्म होते होते इसरो ने आसमान में एक और ऊंची उड़ान भरी है। इसरो के बाहुबली रॉकेट LBM-3 से सिर्फ 16 मिनट में ब्लू बर्ड नाम के संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से ही हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। Both S-200 motors ignited. और अब वक्त हो गया है आज का जनहित मंत्र देखने का। कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर ही मिलती है। जनहित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।